हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों ये वीडियो इतिहास सब्जेक्ट का कक्षा 12वीं का चैप्टर नंबर 3 है। और दोस्तों हम सभी को पता है कि चैप्टर नंबर 3 में महाभारत के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो है महाभारत में जितने भी एमसीक्यू बनते हैं इस चैप्टर से, जिसका नाम है दोस्तों चैप्टर का नाम बंधुत्व जाति तथा वर्ग, इस चैप्टर से जितने भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं वो सारे एमसीक्यू दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो दोस्तों ऑलरेडी हमारे चैनल में अपलोड कर दिया गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है कि महाभारत का पुराना नाम क्या है। मतलब दोस्तों ये जो महाभारत हम लोग जो नाम सुन पा रहे हैं, ठीक है, जानते हैं कि महाभारत में युद्ध हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो महाभारत है इसका पहला नाम, मतलब इससे पहले इसका नाम क्या था, ठीक है, यहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों इसमें से ऑप्शन नंबर 1 है महाकाव्य, ऑप्शन नंबर बी है सिलोन, ऑप्शन नंबर सी है जय सनिता, ऑप्शन नंबर डी है रामायण। तो दोस्तों हम सभी को पता है, जैसे कि हम लोग ने चैप्टर में पढ़ा था, कि महाभारत जो है उसका पुराना नाम है जय सनिता, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला। जैसे कि दोस्तों हम सभी को पता है कि महाभारत में युद्ध हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो कितने दिनों तक हुआ था, ठीक है। जिसमें से पहला ऑप्शन है 15, मतलब 15 दिन, नेक्स्ट ऑप्शन है 18 दिन, नेक्स्ट ऑप्शन है 20 दिन और नेक्स्ट ऑप्शन है 22 दिन। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 18 दिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि महाभारत जो है वो किस युग का भाग है। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि जो है युग मतलब होता है 4 युग होता है, जिसमें से होता है समयुग, ठीक है, सामयुग, दूसरा होता है दोस्तों त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग, उसके बाद कलयुग, ठीक है। दोस्तों ये 4 युग हम लोग को पता है, जिसमें से ये बताया गया है कि जो 4 युग यहाँ पे बताया गया ऑप्शन ए बी सी डी में, दोस्तों इस चारों में से कौन से युग में महाभारत हुआ था, ठीक है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में बताया गया है द्वापर युग, और यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब द्वापर युग में दोस्तों क्या हुआ था ना, महाभारत हुआ था, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि महाभारत का मूल रचयिता कौन है। मतलब दोस्तों ये जो महाभारत है उसका मूल रचयिता कौन है। इसमें से ऑप्शन नंबर ए है वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर बी है आदिनाथ, ऑप्शन नंबर सी है भाटसारथी, ऑप्शन नंबर डी है कर्ण। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा भाटसारथी, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण सर्वप्रथम किसने लिखा। तो दोस्तों समालोचनात्मक संस्करण, इसका अर्थ क्या होता है पहले ये समझिए। समालोचनात्मक संस्करण का अर्थ होता है कि कोई भी वस्तु को मान लेते हैं, जैसे कि उदाहरण दे दूं हम तो आपको समझ में आएगा कि मान लेते हैं कोई भी एक पुरानी वस्तु मिली हमको, ठीक है। तो उस वस्तु को बहुत ही अच्छे से हम लोग जो है उसका जांच पड़ताल करेंगे कि ये वस्तु कहाँ से आया, कैसे बना, इसका यूज किसने किया था, ये सारा चीज, ठीक है। जब दोस्तों उस वस्तु के बारे में हम लोग डिटेल से जो है उसका वर्णन करेंगे तो उसी को बोलते हैं समालोचनात्मक संस्करण, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण सर्वप्रथम किसने लिखा। मतलब दोस्तों महाभारत में जितने भी सबूत मिले हैं उसको बहुत ही गहराई से समझकर उसके बाद दोस्तों उसको किसने लिखा, ठीक है, यहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ई में दोस्तों जो बताया गया है वी एस सुनताकर, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है, वी एस सुनताकर। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको यहाँ पे लिख के फिर से बता देता हूँ, वी एस सुनताकर, ठीक है, सुनताकर आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि महाभारत का साहित्यिक रचयिता कौन है। तो दोस्तों ये जो महाभारत का साहित्यिक रचयिता मतलब महाभारत को जो लिखा है उसको कौन लिखा है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें से ऑप्शन नंबर ए है महर्षि वेदव्यास, ऑप्शन नंबर बी है वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर सी है भीष्म, ऑप्शन नंबर डी है युधिष्ठिर। तो दोस्तों ये जो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा महर्षि वेदव्यास, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप कमेंट कीजिए कि जो महाभारत है वो कब से कब तक लिखा गया है, ठीक है, उसका डेट जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे 3 जो है क्वेश्चन बताए, जिसमें से कि पहला प्रश्न था कि महाभारत का जो मूल रचयिता है वो कौन है ना, भाटसारथी है। उसके बाद दोस्तों मैंने आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछा कि महाभारत का जो समालोचनात्मक संस्करण है वो कौन है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया वी एस सुनताकर। और दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि जो साहित्यिक रचयिता है वो कौन है ना, महर्षि वेदव्यास। तो दोस्तों ये तीनों नाम आपको जो है अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, तभी दोस्तों आपका एग्जाम में रिजल्ट जो होगा, आपका जो रिजल्ट होगा वो बहुत ही बेहतरीन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं।
हस्तिनापुर वर्तमान के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये जो हस्तिनापुर है वो वर्तमान में भारत के अंदर जो उत्तर प्रदेश राज्य पड़ता है वहां पे स्थित है। ठीक है, मतलब हस्तिनापुर कहाँ पे स्थित है ना, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि मेरठ एक जगह का नाम है, वो वर्तमान में कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ये जो मेरठ है वो वर्तमान में हस्तिनापुर में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। वीवी लाल ने मेरठ की खुदाई कब की? जैसे कि दोस्तों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में समझा कि जो मेरठ है वो वर्तमान में कहाँ है ना, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो ये दोस्तों वीवी लाल एक इंसान का नाम है जो करता क्या है कि मेरठ की खुदाई करता है। ठीक है, और वहां पे बहुत सारा वस्तु मतलब बहुत सारा चीजों की खोज करता है। तो दोस्तों ये जो वीवी लाल है वो मेरठ की खुदाई कब करता है, ये आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। जिसमें से ऑप्शन नंबर ए है 1951-52, ऑप्शन नंबर बी है 1961-62, ऑप्शन नंबर सी है 1971-72 और ऑप्शन नंबर डी है 1981-82। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1951-52 में। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे ईस्वी होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे समझते हैं। दोस्तों मैं आपको जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ यहाँ पे वो सारे प्रश्न दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यदि आपको अच्छा स्कोर करना है तो दोस्तों आपको जो है ये सारा प्रश्न आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। किससे निम्न जाति का माना जाता है? दोस्तों हम सभी को पता है कि जो महाभारत है उसमें चारों वर्ण हुआ करते थे। ठीक है, जिसमें से दोस्तों ये चारों वर्ण के नाम यहाँ पे बताए गए, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। ठीक है, दोस्तों इसमें जो मैंने आपको चैप्टर में बताया था, चैप्टर में क्या बताया था कि जो ब्राह्मण है उसका कार्य क्या है, वैश्य का कार्य क्या है, क्षत्रिय का कार्य क्या है, शूद्र का कार्य क्या है, ये सारे दोस्तों आपको जो है एग्जाम में बहुत ही अच्छे ढंग से याद होगा, तभी आप जो है दोस्तों लिख पाइएगा। दोस्तों ये सारे चीजें जो है मैं आपको चैप्टर में बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया हूँ। दोस्तों आप एक काम कीजिए, ये जो ब्राह्मण है उसका कोई भी एक काम, वैश्य का कोई भी एक काम, क्षत्रिय का कोई भी एक काम और शूद्र का कोई भी एक काम जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि ब्राह्मण का एक कार्य ये था, वैश्य का ये था, शूद्र का कार्य ये था, क्षत्रिय का कार्य ये था। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे जो आपसे प्रश्न पूछा गया है वो है कि किसे निम्न जाति का माना जाता है, मतलब जो नीचा जाति था वो कौन सा था? तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है शूद्र, ये दोस्तों बहुत ही निम्न जाति का था। ठीक है, और ये क्या करता था न, शूद्र क्या करता था कि जो इसके ऊपर जो वर्ण थे ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, इन तीनों मतलब ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय, इन तीनों वर्णों की जो है सेवा करता था। कौन न, शूद्र। ठीक है, यही इसका कार्य था और इसी को दोस्तों बहुत ही निम्न जाति का माना जाता था। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि महाभारत में परिवारों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों ये जो महाभारत था उसमें परिवारों के लिए कुल शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपसे नीचे में पूछा गया है, यहाँ पे बताया गया है कि जो मनुस्मृति है, ठीक है, ये जो मनुस्मृति है उसका संकलन कब से कब तक माना जाता है? ठीक है, दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि जो मनुस्मृति है ये है क्या। ठीक है, ये मतलब इसका अर्थ क्या होता है या फिर ये है क्या? ठीक है, मनुस्मृति है क्या, इसका आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि जो मनुस्मृति है उसका संकलन कब से कब तक हुआ? दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में जो देख पा रहे हैं 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक। ठीक है, दोस्तों यदि आपको ईसा पूर्व और ईस्वी में तकलीफ आती है तो दोस्तों आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका दोस्तों अलग वीडियो बनाकर आप तक जो है पहुंचाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि महाभारत का समाज कैसा था? मतलब दोस्तों महाभारत में किसको ज्यादा महत्व दिया जाता था, पुरुष को या फिर स्त्री को? ठीक है, या फिर दोनों को? दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन है पितृसत्तात्मक, ऑप्शन नंबर बी है मातृसत्तात्मक, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो पितृसत्तात्मक है इसका अर्थ होता है कि जैसे कि मान लेते हैं कोई समाज है उसमें कोई पुरुष राजा है, ठीक है, कोई राजा है, उसके बाद दोस्तों को राजा बनेगा, उसका बेटा राजा बनेगा, फिर दोस्तों उसका बेटा राजा बनेगा। इस ये जो प्रणाली हुई इस प्रणाली को बोलते हैं दोस्तों पितृसत्तात्मक। ठीक है, और उसी प्रकार से मातृसत्तात्मक दोस्तों स्त्री को ज्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा पितृसत्तात्मक। ठीक है, मतलब महाभारत काल में जो है पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया जाता था और पुरुष ही दोस्तों क्या होते थे, राजा बनते थे। ठीक है, दोस्तों चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। दोस्तों आशा करता हूं जितने भी प्रश्न मैं आपको समझा रहा हूं वो सारे प्रश्न आपको इजी लग रहे होंगे, और यदि दोस्तों किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो रहा है तो दोस्तों आप जो है पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखिए, ताकि दोस्तों जितने भी आपके डाउट है वो सारे डाउट आपको जो है क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आपका जो रिजल्ट होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, दोस्तों डिटेल एक्सप्लेनेशन जो वीडियो होगा वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि महाभारत में जो युद्ध हुआ था वो दो परिवारों के बीच हुआ था, युद्ध हुआ था, तो वो दोनों परिवारों के नाम क्या है? ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा पांडव और कौरव। ऑप्शन नंबर बी जो दोस्तों आपका सही हो जाएगा।
दोस्तों यहाँ पे आप कमेंट कीजिए कि ये जो महाभारत में जो युद्ध हुआ था दो परिवारों के बीच, जिसमें से पहला परिवार था पांडव और दूसरा परिवार था कुरु कौरव। तो दोस्तों ये जो थे दोनों कुरु वंश से संबंधित थे, ठीक है, कुरु वंश से थे। तो दोस्तों यहाँ पे आप कमेंट कीजिए कि ये जो पांडव था वो उसमें 5 पांडव थे, ठीक है, और ये पांचों पांडवों के नाम जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और दोस्तों ये भी आप कमेंट कीजिए कि जो कौरव था इधर से मतलब कौन कौन से जो है महारथी शामिल थे, ठीक है, उन सारे महारथियों के नाम जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, महाभारत में कितने प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों हम सभी को पता है कि जिस प्रकार से हम लोग चैप्टर में पढ़े थे दोस्तों, कितने प्रकार के बताए गए थे ना, 8 प्रकार के, मतलब 8 प्रकार का विवाह जो है बताया गया था, जिसमें से दोस्तों जो 4 प्रकार के विवाह थे उसको अच्छा माना गया है और 4 प्रकार के विवाह को जो है अच्छा नहीं माना गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये सारा चीज आपको जो है चैप्टर में बहुत ही बेहतरीन ढंग से देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि महाभारत काल में गोत्र के कितने नियम थे, मतलब दोस्तों जो गोत्र होता था उसका कितना नियम था, ठीक है। तो दोस्तों जो गोत्र था उसका 2 नियम था, ठीक है। तो दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि दोनों नियम था क्या। पहला नंबर देके आपको आंसर देना है, दूसरा नंबर, ठीक है, मतलब 16 नंबर का लिखना है कि स्त्री का जो गोत्र होता था, मतलब जो गोत्र होता था उसका 2 नियम था, जिसमें से पहला नियम ये है, दूसरा नियम ये है। तो दोस्तों इस तरह से आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि महाभारत काल में कितने वर्ण थे। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दिया था कि जो महाभारत काल था उसमें जो है 4 वर्ण थे, जिसमें से पहला था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य और चौथा था शूद्र, ठीक है। और शूद्र का काम क्या था ना, तीनों वर्णों की सेवा करना, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि किस वर्ण को राजा बनने का अधिकार था, मतलब कौन सा वर्ण था जिसको राजा बनने का अधिकार था, उसके अलावा किसी भी वर्ण को दोस्तों राजा बनने का अधिकार नहीं था। तो दोस्तों इसमें से ऑप्शन नंबर ए है क्षत्रिय, ऑप्शन नंबर बी है ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर सी है वैश्य, ऑप्शन नंबर डी है शूद्र। तो दोस्तों शूद्र तो नहीं होगा जिस प्रकार से हम लोग जानते हैं, ठीक है। शूद्र की क्या काम था, नए लोग का सेवा करना, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब क्षत्रिय जाति का जो भी व्यक्ति या फिर इंसान था वही दोस्तों सिर्फ राजा बन सकता है, ठीक है। उसके अलावा ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ये जो 3 वर्ण है, इन तीनों वर्णों में से कोई भी राजा नहीं बन सकता था, ठीक है। इस प्रकार की प्रणाली कहाँ पे देखने को मिलती है, महाभारत में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में कौन सा अपवित्र कार्य है। अपवित्र मतलब जो पवित्र ना हो। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है यज्ञ करना, ऑप्शन नंबर बी है अनुष्ठान करना, ऑप्शन नंबर सी है वेदों का अध्ययन करना, ऑप्शन नंबर डी है शवों को उठाना। तो दोस्तों यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि ये जो शवों को उठाना इसका अर्थ क्या होता है। दोस्तों शवों को उठाना, शव मतलब होता है जो लाश का जो बॉडी होता है, ठीक है, जो लाश होता है उसको उठाना, मतलब कोई मर जाता है तो उसको दोस्तों फिर उठाकर जो है जलाने के लिए ले जाया जाता है। तो वो जो कार्य होता है उसको दोस्तों अच्छा नहीं माना गया, मतलब अपवित्र कार्य में उसको रखा गया है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों आखिरी प्रश्न पूछा गया है कि तमिलकम क्षेत्र में कौन से सरदारियों का शासन था। तो दोस्तों तमिलकम क्षेत्र कौन कौन सा था ये आपको याद होना चाहिए। मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया था और एक्सप्लेनेशन वीडियो में भी दोस्तों मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों यदि आपको याद होगा तो आप कमेंट कीजिए कि तमिलकम क्षेत्र वर्तमान के किस किस राज्य को कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि जो तमिलकम क्षेत्र था उसमें दोस्तों किन सरदारियों का शासन था। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है चोल, ऑप्शन नंबर बी है चेर, ऑप्शन नंबर सी है पांड्य और ऑप्शन नंबर डी है सभी। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब सभी, मतलब जो है दोस्तों चोल, चेर, पांड्य ये तीनों का शासन कहाँ पे देखने को मिलता है, तमिलकम क्षेत्र में, ठीक है। दोस्तों ये इसका आंसर आपको कमेंट करना है कि जो तमिलकम क्षेत्र है ये जो है कौन से राज्य को कहा जाता है वर्तमान के, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से जितने भी मेरे हमारे वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे वो सारे दोस्तों कंप्लीट होते हैं। और दोस्तों आशा करता हूँ आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। यदि आपको नहीं आ रहा है तो पहले आप जो है दोस्तों एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखिए, उसके बाद दोस्तों इस एमसीक्यू को फिर से देखने का प्रयास कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।